दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक और ऐसे करेंगे। द ऐसे है द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ब्रिज यूनिवर्सिटी के बीए पार्ट 30 के सिलेबस में ये। तो आज हम इसको करते हैं, चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले थोड़ा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। अब वैसे तो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी को पता होगा, उनके बारे में ऐसा कोई नहीं है शायद हमारे स्टूडेंट्स जो मतलब बहुत ही अर्ली एज से क्लासेज में रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताना शुरू कर देते हैं हम, किसी न किसी वे में, कोई ना कोई स्टोरी या कुछ भी उनका उसके थ्रू। और नहीं तो जीके में एक सवाल रटा दिया जाता है हमको कि गीतांजलि के राइटर कौन थे, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर इन लिटरेचर कौन थे, तो इस तरह से। या फिर हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है, तो ऐसी चीज़ें हमको स्टार्टिंग से याद कराई गई हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के ही हैं ये सब। तो इसके इनके बारे में बेसिक चीज़ तो हमको पता है, बेसिक जानकारी तो हमें पता है। हम एक बार रिपीट कर लेते हैं कि देखिए 1861 में जन्म हुआ, 1941 में डेथ हुई। ये इनका लाइफ स्पैन था। फेमस टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर देवेंद्रनाथ टैगोर एक सोशल रिफॉर्मर थे, मतलब सोसाइटी में काफ़ी काम किया। और साथ में उन्होंने जो शांति निकेतन ऑर्गेनाइजेशन थी ना, वो उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश की थी। और कह सकते हैं ये खुद रविंद्रनाथ टैगोर, इनके भाई वगैरह वो कोई पेंटिंग में, कोई क्या बोलते हैं लिटरेचर में, सब अलग अलग, कोई सोशल रिफॉर्म में, सब अलग अलग फील्ड में थे। मतलब सभी इन्वॉल्व थे और सभी फेमस पर्सनैलिटीज़ थे। तो मतलब पूरी फैमिली एक्चुअली वेल नोन फैमिली थी। ये खुद एक वर्सेटाइल ऑलराउंडर कह सकते हैं। अब जैसे कि मतलब पोइट्री भी लिखते थे, स्टोरीज भी लिखते थे, ड्रामा भी लिखते थे, नॉवल भी लिखते थे, है ना, म्यूजिक भी देते थे, म्यूजिक भी क्रिएट करते थे, गाने लिखते थे। तो ही वॉज ऑलराउंडर, ही वॉज एवरीवेयर। सोशल रिफॉर्मर अलग थे, है ना। तो इस तरह से एक स्पिरिचुअलिस्ट थे, धार्मिक व्यक्ति भी थे। तो बहुत ही ऑलराउंडर पर्सनैलिटी थे, ऑलमोस्ट आपको हर फील्ड में नजर आ जाएंगे। और साथ में हम कहें तो ये ऐसे पहले एशियन व्यक्ति भी थे और साथ में पहले ऐसे इंडियन व्यक्ति भी थे, दोनों एशियन इंडियन, जिनको मतलब लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला 1913 मिला था। वो उनकी गीतांजलि, उनका जो कलेक्शन था गानों का, सॉन्ग्स का कलेक्शन था, या बोल सकते हैं कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग्स। गीतांजलि का मतलब होता है कुछ मतलब ऑफर, ऐसे गीत जो कि एक तरह से प्रेयर में या फिर कुछ ऑफर करते हुए लिखे गए हों। तो गीतांजलि गानों का कलेक्शन, जिनके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1913 में लिटरेचर के लिए, है ना। साथ में नेशनल एंथम हमारा जनगण मन उन्होंने लिखा है। हमारा तो लिखा जो लिखा ही है, साथ में उन बांग्लादेश ने भी आज़ादी के बाद में उन्हीं का एक लिखा सॉन्ग अमर सोनार बांग्ला करके है, उसको अपना नेशनल एंथम बनाया उन्होंने। तो इस तरह से कहने का मतलब ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको दो देशों, मतलब जिनके सॉन्ग्स को दो देशों ने अपना नेशनल एंथम बनाया है। तो सिंगल पर्सन है पूरे वर्ल्ड में। इनके जैसे बताया मैंने, सॉन्ग्स में या पोइट्री में आप देख सकते हैं गीतांजलि हो गया, है ना। इस तरह से नॉवेल्स में फेमस इसके मतलब जो इनके हैं वो घरे बायरे और गोरा है, दो फेमस ये नॉवेल्स थे। साथ में जैसे जो शांति निकेतन, जो एक तरह से एक आश्रम के रूप में इस्टेब्लिश की गई थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो इनके फादर थे उनके द्वारा, वो लेटर ऑन इन्होंने कन्वर्ट कर दी एक यूनिवर्सिटी में, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है ना, वो एक्चुअली शांति निकेतन ही है। उसी को एक तरह से कन्वर्ट करके यूनिवर्सिटी बना दिया उन्होंने लेटर ऑन 1920s के बाद में, जो बाद में आज़ादी के बाद में गवर्नमेंट ने एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करके एक इस तरह से इंस्टीट्यूशन बना दिया उसे। तो इस तरह से इनका कंट्रीब्यूशन रहा ओवरऑल एजुकेशन, पोइट्री, स्टोरीज, ड्रामा, नोवेल एंड सोसाइटी में। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी रहे हैं इंडिया की और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी रहे हैं। तो चलिए थोड़ा इनके बारे में देख लिया। अब लोग हम चलते हैं हम लोग कि जो इनका आज का जो ऐसे है, जो हम सिलेबस में इंक्लूडेड किया है, वो इंक्लूड है वो कौन सा, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी बाय रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि मानवता की आवाज़। इस लेक्चर में एक्चुअली क्या है वो हम समझेंगे। वैसे तो बड़ा जो ये ऐसे काफ़ी बड़ा है और इस ऐसे को एक ही लेक्चर में पूरा कर पाना मतलब बहुत मुश्किल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सकता है उतना हो जाए। उसके अलावा अगर नहीं हो पाएगा तो हम एक और इस पे लेक्चर बना देंगे, मतलब पार्ट सेकंड करके एक और लेक्चर बना देंगे। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं। माय फ्रेंड्स, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट व्हेन प्रोफेसर फोरमिची आस्क्ड मी टू टेल हिम व्हाट वुड बी माय सब्जेक्ट दिस इवनिंग। अब देखो एक्चुअली ये क्या कर रहे हैं, एक संबोधन दे रहे हैं, एक लेक्चर दे रहे हैं, यूरोप में एक जगह भाषण दे रहे हैं। और कहने का मतलब है इनका जो भाषण है ना, उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा एक तरह से ऐसे है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो है ना, ये जो भाषण है जो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर दे रहे हैं, ये एक्चुअली हुआ कब था, ये इटली गए थे वो, एक्चुअली मिलान सिटी है इटली में, वहाँ गए थे और वहाँ उन्होंने लेक्चर दिया था, जो कि बाद में 1928 में जाके पब्लिश हुआ था वो लेक्चर। तो ये एक भाषण का रूप है, मतलब एक भाषण है।
तो देखो इसमें वो बोल रहे हैं, संबोधन दे रहे हैं, मतलब एक क्राउड है उसको संबोधित कर रहे हैं, वो मिलान की क्राउड है, इटली कंट्री के अंदर मिलान सिटी की क्राउड है। तो वो बोल रहे हैं कि लोगों को संबोधन मतलब उनको एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, ही इज एड्रेसिंग द पब्लिक एंड सेइंग दैट माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, मैं इस पल का वेट कर रहा था। व्हेन प्रोफेसर फॉर्मिची, जो प्रोफेसर फॉर्मिची हैं, उन्होंने मेरे से पूछा, आस्क्ड मी टू टेल हिम व्हाट वुड बी माय सब्जेक्ट दिस इवनिंग, कि आज की शाम मैं किस विषय पर बोलूंगा जनता के सामने। मतलब वो मेरे से पूछे कि तुम किस विषय पे बोलने वाले हो, बताओ मुझे। तो आई सेड, मैंने उनसे कहा कि आई डिड नॉट नो, कि मुझे नहीं पता मैं किससे बोलूंगा। फॉर यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट आई एम नॉट ए स्पीकर, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एक स्पीकर तो हूं नहीं, मैं एक वक्ता नहीं हूं, आई एम नॉट ए स्पीकर, मैं एक वक्ता नहीं हूं। एक वक्ता को पता होता है कि उसे क्या बोलना है, किस पे बोलना है। एक्चुअली वो क्या है, मैं एक पोएट हूँ, आई एम नथिंग बेटर देन ए पोएट, मैं एक पोएट से बेटर कुछ भी नहीं हूँ, मतलब पोएट से ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक पोएट हूँ, मैं एक वक्ता नहीं हूँ। When I speak with my surroundings and not to my surroundings, तो बोल रहे हैं कि जब मैं बोलता हूँ ना, तो मैं अपनी सराउंडिंग्स यानी मेरे आसपास क्या वातावरण है, क्या लोग हैं, उनको समाहित करके बोलता हूँ। ऐसा लगता है जैसे वो लोग मेरे साथ बोल रहे हैं, ना कि मैं उनसे कुछ बोल रहा हूँ। ऐसा, क्योंकि मैं एक पोएट हूँ, तो एक पोएट एक्चुअल में इस जो लाइन है, इस लाइन का कहने का मतलब है कि आई स्पीक विद माई सराउंडिंग्स एंड नॉट टू माई सराउंडिंग्स। कहने का मतलब है कि मैं एक पोएट हूँ, एक पोएट अपने आसपास के वातावरण, उसमें जो प्राणी है, उन सबको एक तरह से इंक्लूड करके बोलता है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा वातावरण ही बोल रहा है, ना कि वो खुद बोल रहा है उन लोगों से, कि मैं इन लोगों से कुछ नहीं बोलूंगा, ये लोग, ये वातावरण मेरे साथ बोलेंगे। कहने का मतलब है मैं एक पोएट हूँ। तो नाउ दैट आई सी योर काइंड फेसेस, तो अब वो जनता को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं कि आई सी योर काइंड फेसेस, अब जब मैं आपके काइंड चेहरे यानी कि दयालु चेहरों को जो देख पा रहा हूँ, काइंड फेसेस, ऑनेस्ट फेसेस को मैं आपके देख पा रहा हूँ, योर साइलेंट वॉइस हैज रीच्ड टू माई हार्ट, तो आपकी जो आवाज़ है, साइलेंट वॉइस में तो आवाज़ होनी चाहिए, पर ये साइलेंट है ना, तो साइलेंट वॉइस, जो साइलेंट वॉइस है आपकी, वो मुझ पहुँच रही है। मतलब अब जैसे कि ये जो शब्द है साइलेंट स्पीच, जैसे मैंने बोला कि साइलेंट वॉइस मतलब जैसे वॉइस, आवाज़ साइलेंट कैसे हो सकती है। एक्चुअली जो ऐसे शब्द होते हैं ना, जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, बिल्कुल विपरीत होते हैं, पर फिर भी साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको ऑक्सीमोरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीमोरन। एक लिटरेरी टर्म, मतलब एक वो है, फिगर ऑफ स्पीच बोलो आप, एक फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। तो ये ऑक्सीमोरन एक्चुअली है साइलेंट वॉइस, जो ये कंबाइंड जो शब्द है, साइलेंट वॉइस एक ऑक्सीमोरन है। तो देखो, तो बोल रहा है कि मैं आपके दयालु चेहरों को देख पा रहा हूँ, और आपकी जो ये साइलेंट वॉइस है ना, ये हैज रीच्ड टू माई हार्ट, ये मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। एंड माई वॉइस विल ब्लेंड विद इट, और मेरी आवाज़ अब इस वॉइस के साथ में मिलकर बोलेगी, यानी हम सब कंबाइंड बोलेंगे। कहने का मतलब मैं जो कुछ बोलूंगा वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आप भी उसमें इंक्लूडेड हो। When the heart wishes to pay its debts, it must have some coin with the stamp of its own realm upon it, and that is our mother tongue। अब वो बता रहे हैं कि देखो, क्योंकि वो इटली में है, इटली की भाषा इटालियन, ठीक है, और वो खुद भारतीय है, तो उनकी भाषा इंग्लिश नहीं है, और इटली की भाषा भी इंग्लिश नहीं है, तो समस्या तो दोनों के लिए हो गई है। रविंद्रनाथ टैगोर चलो इंग्लिश बोल लेंगे, परंतु इटालियन है, उनको इंग्लिश कितनी समझ में आए। तो वो इस सिचुएशन पर बोल रहे हैं, इस सिचुएशन के बारे में बोल रहे हैं कि जब when the heart wishes to pay its debt, कि जब दिल किसी के ऊपर अपना मतलब कोई कर्ज चुकाना चाहता है, जब दिल अपना कर्ज चुकाना चाहता है, it must have some coin with the stamp of its own realm upon it। तो जब कर्ज चुकाने के लिए, जैसे आप फिजिकल एग्जांपल लो रियल वर्ल्ड का, कि आपको किसी से कोई कर्ज चुकाना है, यानी पैसे आप वापस लौटा रहे हो, तो पैसे जनरली आप कौन से दोगे? वही पैसे दोगे जो लेने वाला है वो उसके देश में चलते हो। ऐसा थोड़ा ना है कि यहाँ पैसे चल रहे हैं आप कोई दूसरी मुद्रा ला के दे रहे हो, तो है ना। तो वही बोल रहा है कि जब दिल अपना कर्ज चुकाना चाहे, तो उस दिल रूपी कर्ज, मतलब दिल के द्वारा जो कर्ज चुकाया जाता है, तो वो जो कर्ज चुकाया जाएगा वो जिस मनी में चुकाया जाएगा, ये मनी सिर्फ सिंबॉलिक है, असली मनी की बात नहीं हो रही है, ये सिंबॉलिक चीज है कि दिल जब अपना कर्ज चुकाता है, तो वो जिस सिक्के के थ्रू कर्ज चुकाएगा, वो सिक्का भी क्या होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए ऑफ इट्स ओन रेल्म अपॉन इट, कि जिस जगह कर्ज चुकाना है ना, वहां के साम्राज्य की छाप तो लगी होनी चाहिए ना, सिक्का वहां का होना चाहिए। और दैट इज आवर मदर टंग, जो कि हमारी मातृभाषा होती है। कहने का मतलब है कि मैं आप लोगों के सामने सम्मुख हूँ, आप लोगों ने इतना से स्वागत किया है मेरा, मैं इस कर्ज को चुकाना चाहूँ, मान लो इस देश के प्रति, इस कॉन्टिनेंट महाद्वीप यूरोप के प्रति अपना कर्ज चुकाना चाहूँ, तो मैं वो कर्ज कैसे चुकाऊँ। मतलब कहने का मतलब है कि वो भी यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही होना चाहिए। होने को बात तो है, मैं इटालियन बोलूँ पर मुझे इटालियन आती नहीं है, आपको इंग्लिश आती नहीं है, मतलब कम आती है, तो भाषा तो फिर भी कॉमन इंग्लिश ही रहेगी हम दोनों के बीच में। तो बता रहा है कि मैं अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ फील कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं यहाँ की भाषा नहीं बोल पाऊंगा। बट आई डू नॉट नो योर ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो बोल रहा है कि पर मैं आपकी सुंदर लैंग्वेज नहीं जानता हूँ,
नाइदर डू यू नो माइन, ना ही आप मेरी भाषा जानते हैं, ना आप तो मेरी भाषा हिंदी या बंगाली जो भी है उसे नहीं जानते, और ना मैं आपकी इटालियन जानता हूँ। सिंस देयरफॉर दैट मीडियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉमर्स ऑफ थॉट एंड सेंटिमेंट बिटवीन यू एंड माई सेल्फ, आई हैव रिलक्टेंटली टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज नीदर योर्स नॉर माइन। तो वो बता रहा है कि सिंस देयरफॉर, कि अब जैसा कि द मीडियम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉमर्स ऑफ थॉट एंड सेंटिमेंट, यानी विचारों और भावनाओं के व्यापार के लिए, यानी हम दोनों के बीच में, आपके बीच में, मेरे बीच में जो व्यापार होगा, विचारों का और भावनाओं का व्यापार होगा, उस व्यापार का माध्यम, अब कहने का मतलब है वो इंग्लिश लैंग्वेज ही उसका यूज करनी पड़ेगी उसका माध्यम के रूप में। मतलब बिटवीन यू एंड माई सेल्फ, आपके मेरे बीच में जो विचारों और भावनाओं का जो व्यापार होगा, कॉमर्स होगा, अब आई हैव रिलक्टेंटली टू यूज द इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंटली हिचकिचाते हुए इंग्लिश भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कि ना तो मेरी है ना आपकी है। Therefore, at the outset, I ask you to forgive me, इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेना चाहता हूँ। Those of you who do not know this language, कि आप में से कोई लोग अगर जो है इंग्लिश भाषा नहीं समझते हो, तो मैं उनसे पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि मुझे मजबूरी में ये भाषा बोलनी पड़ रही है। As also those of you who do, because my English is a foreigner's language, और यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी होंगे आप में से जो इस भाषा को अच्छी तरह जानते होंगे, उनसे भी मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि माई इंग्लिश इज ए फॉरनर्स इंग्लिश, कि मेरी इंग्लिश एक फॉरनर्स इंग्लिश है। मतलब आप जिस वे में इंग्लिश बोलते होंगे, मैं उस तरह से इंग्लिश नहीं बोलता हूँ, तो आपके लिए तो मेरी इंग्लिश एक फॉरनर्स इंग्लिश है, यानी एक विदेशी इंग्लिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया। अब देखो आगे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि नाउ आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू अबाउट, कि अब मैं जानता हूँ कि मुझे आपको किस बारे में बताना है। यानी अब पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करूंगा आपसे, परंतु अब मुझे पता है कि मुझे आपसे किस बारे में बोलना है। इट विल बी इन द आंसर टू द क्वेश्चन एज टू व्हाट वाज द अर्जिंग दैट ब्रॉट मी टू यू अक्रॉस द सी, और यह मेरा जो जवाब होगा ना, उसकी शुरुआत कहाँ से होगी, इसकी उस क्वेश्चन से शुरुआत होगी। मतलब उस क्वेश्चन के जवाब देके मैं शुरू करूंगा कि वो क्या चीज है, व्हाट वाज द अर्जिंग्स, वो क्या चीज है जिसने मुझे ब्रॉट मी टू यू अक्रॉस द सी, कि समुद्र पार करके यहाँ आने पे मजबूर किया आपके सामने, वो क्या चीज है। तो बोलते हैं कि sometime in 1921 I felt a great desire to make my pilgrimage to the shrine of humanity, where the human mind was fully awake with all its lamps lighted, there to meet face to face the eternal in man। ये बता रहे हैं कि sometime in 1921, कि 1921 में कभी, मतलब एक समय था कि I felt a great desire to, कि मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मैं यात्रा करूँ। पिलग्रिमेज क्या होता है, पिलग्रिमेज होता है कि आप धार्मिक यात्रा पे निकलते हैं, उसके लिए बोलते हैं टू द श्राइन ऑफ ह्यूमैनिटी। तो बोलता है कि मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा हुई कि मानवता का जो श्राइन है, यानी श्राइन का मतलब धार्मिक प्लेस, उस मानवता के धार्मिक स्थान पर मैं धर्म यात्रा करूं, ऐसे मेरे मन में इच्छा हुई। कब इच्छा हुई? 1921 में। एक्चुअली भाषण भी 1921 के आसपास दिया गया है। तो तभी की बोल रहा है कि अचानक मैं जब अपने देश में था तो मेरे मन में एक इच्छा जागी कि भाई मुझे मानवता के श्राइन, मानवता के जो धार्मिक स्थल है, मानवता का जो धार्मिक स्थल है, वहां पर मुझे धर्म यात्रा करनी चाहिए। वेयर द ह्यूमन माइंड वाज फुली अवेक, जहां पर इंसानी दिमाग पूरी तरह से जागृत है। देखो मैं आगे पढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या था कि उस वक्त यूरोप को तो बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरा हुआ माना जाता था कि यहाँ पर साइंस, आर्ट, कल्चर सब बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है कि मैं जो ये विदेश में आया हूँ ना, यहाँ पर यूरोप में आया हूँ, तो एक तरह से मैं एक धर्म यात्रा कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ज्ञान की मंदिर में आया हूँ मैं वहाँ से, मेरे देश से। तो इसलिए बोल रहा है कि मुझे बहुत अच्छा हुई कि मैं मानवता की मंदिर में जाके यात्रा करूँ। वेयर द ह्यूमन माइंड वाज फुली अवेक, जहाँ पर इंसानी दिमाग पूरी तरह से जागृत है। विद ऑल इट्स लैम्प्स लाइटेड, जहाँ पर इंसान की नॉलेज के सारे बल्ब जले हुए हैं। देयर टू मीट फेस टू फेस द एटर्नल इन द मैन, जहाँ पर मैं इंसान के अंदर जो एटर्नल है, यानी कि जो ऐसा ज्ञान, मतलब उस ज्ञान से जो कि सर्वव्यापी ज्ञान है, उससे मेरा आमना सामना हो पाएगा एक तरह से। It had occurred to me that this present age was dominated by the European mind only because that mind was fully awake। ये मुझे समझ में आ गया, it had occurred to me, ये मुझे समझ में आ गया that this present age, कि ये जो वर्तमान काल है ना, ये dominated by the European mind, ये यूरोप के लोगों, यूरोप का जो दिमाग है, यूरोपियन लोगों का जो दिमाग है, उसके द्वारा ही एक तरह से डोमिनेटेड है। उस पर जो वर्चस्व है वो किसका है? यूरोपियन लोगों का है आज के समाज पे, आज की दुनिया पे। वो क्यों है? क्योंकि ओनली बिकॉज द माइंड वाज फुली अवेक, क्योंकि यहाँ के लोगों का दिमाग पूरी तरह जागृत है। ना तो वो अंधविश्वासी हैं, कहने का मतलब ये है वो अंधविश्वासों से घिरे हुए भी नहीं है, उनका समाज पिछड़ा हुआ भी नहीं है, उनको भिन्न भिन्न विषयों की जानकारी है, उनको समाज की जानकारी है, उनको व्यापार की जानकारी है, उनको हर क्षेत्र की जानकारी है, और वो उन पर कोई रोक टोक भी नहीं है, कोई रुकावट भी नहीं है, कोई कह सकते हैं कोई सुपरस्टिशन जैसी चीज भी नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग पूरी तरह से अवेक हैं, जागृत हैं।
इसलिए मतलब ये मुझे पता चला कि इसलिए यूरोप के लोगों ने यूरोप के लोगों का एक तरह से वर्चस्व बना हुआ है पूरे संसार पे। तो यू ऑल नो हाउ द स्पिरिट ऑफ ग्रेट एशिया इज गोइंग थ्रू एन एज लॉन्ग स्लम्बर इन द डेप्थ ऑफ नाइट विद ओनली फ्यू लोनली वॉचर्स टू रीड द स्टार्स एंड वेट फॉर द साइन ऑफ राइजिंग सन अक्रॉस द डार्कनेस। अब बता रहे यू ऑल नो, आप सभी को पता है, उस जनता को संबोधित करके बोल रहे हैं यू ऑल नो, आपको पता है कि हाउ द स्पिरिट ऑफ ग्रेट एशिया, कि जो महान एशियन महाद्वीप है उसकी आत्मा किस तरह से थ्रू एन एज लॉन्ग स्लम्बर इन द डेप्थ ऑफ नाइट, की एक बहुत लंबी नींद में सोई हुई है। एज लॉन्ग स्लम्बर यानी कि स्लम्बर का मतलब नींद, इन द डेथ ऑफ नाइट यानी रात की एक बहुत लंबी नींद है उसमें सोई हुई है। कहने का मतलब यहाँ की एक तरह से जो जनता है उसकी आत्मा, यानी कहने का मतलब लोग अज्ञान के अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो देखो एक्चुअल में है क्या, एशिया के लोग क्योंकि उनका समाज इतना डेवलप्ड नहीं था, वहाँ सुपरस्टिशन से भरे हुए थे, ऊपर से अंग्रेजों ने वहाँ कब्जा कर रखा था और वहाँ के समाज में सुपरस्टिशन, अंधविश्वास और बहुत सारी क्रूरतियाँ थी, बहुत सारी एविल्स थी जो कि भरी हुई थी। उस चक्कर में वो इस तरह से दिखाया कि वो ज्ञान से एक्चुअली वहाँ के लोग सो रहे हैं। ये मतलब जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी वो ये बताना चाहते हैं कि जो एशिया है ना उसकी जो आत्मा है ना वो किससे गुजर रही है, थ्रू एन एज लॉन्ग स्लम्बर, कि एक पूरा युग बीत चुका है नींद में सोए हुए, इन द डेप्थ ऑफ नाइट, इन रात के अंधेरे की बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं वो। विद ओनली फ्यू लोनली वॉचर्स, केवल कुछ ही, लोनली वॉचर्स मतलब कुछ ही ऐसे लोग हैं जो जगे हुए हैं, टू रीड द स्टार्स, तारों को पढ़ने के लिए। मतलब कहने का मतलब यही है कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान है कि किस अवस्था में हम लोग, क्या चल रहा है दुनिया में। कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि तारों को पढ़ रहे, कहने का मतलब जिनको ज्ञान है। लोनली वॉचर्स एंड वेट फॉर द साइन ऑफ राइजिंग सन अक्रॉस द डार्कनेस, और वेट कर रहे हैं कि कब सूरज उगेगा और ये अंधेरा हटेगा। So I had this longing to come to Europe and see the human spirit in the full blaze of its power and beauty. तो एक तरह से वो बता रहे हैं कि कहने का मतलब है कि so I had this longing to come to Europe, कि मुझे ये इच्छा थी, I had this longing मतलब मुझे डिजायर थी कि मैं यूरोप में आऊँ and see the human spirit in the full blaze of its power and beauty, और मैं देखूं कि यहाँ की जो ह्यूमन की आत्मा है यूरोप में, ह्यूमन स्पिरिट इन द फुल ब्लेज ऑफ इट्स पावर एंड ब्यूटी, कि यहाँ के लोग किस तरह से सुंदरता और ताकत दोनों यहाँ पे भरी हुई है। कहने का मतलब है वो ज्ञान से परिपूर्ण भी है ना, उनको नॉलेज भी है। यहाँ पावर एंड ब्यूटी का मतलब वो है, और पावर यहाँ ज्ञान की पावर की बात हो रही है। सुंदरता का मतलब है कि प्राकृतिक सुंदरता भी है, फिजिकल ब्यूटी भी है लोगों की भी, और साथ में प्राकृतिक सुंदरता, दोनों चीजें। मतलब यहाँ मेनली प्राकृतिक सुंदरता की बात हो रही है कि कैसे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता भी है, साथ में यहाँ लोगों के पास में ज्ञान की शक्ति भी है। तो मैं ये देखने आया हूँ कि यूरोप के लोग की आत्मा किस तरह से यहाँ पे परिपूर्ण है, किससे, पावर और ब्यूटी से। देन इट वॉज दैट आई टुक द वॉइस, फिर मैंने ये यात्रा करना शुरू किया, माई वॉइस ऑफ पिलग्रिमेज टू यूरोप, की मेरी यात्रा यूरोप के प्रति, यूरोप की ओर। लिविंग फॉर द मोमेंट माई ओन वर्क एट शांति निकेतन एंड द चिल्ड्रन आई लव, और मैं अपना काम शांति निकेतन में छोड़ के आया हूँ, उन बच्चों को छोड़ के आया हूँ जिनसे मैं प्रेम करता हूँ। शांति निकेतन में एक तरह से वो पढ़ाते थे बच्चों को, मेडिटेशन करवाते थे और नेचुरल एनवायरनमेंट में पढ़ाते थे। बट दिस वॉज नॉट माई फर्स्ट विजिट टू यूरोप, पर वो बोल रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं यूरोप आया हूँ। इन द ईयर्स 1878 में भी, व्हेन आई वाज बॉय, जब मैं बॉय था, बियरली 17, केवल 17 साल का लड़का था मैं उस वक्त, तो आई वाज ब्रॉट ओवर बाय माई ब्रदर टू दीज शोर्स, तो मैं अपने भाई के साथ, मेरे बड़े भाई के द्वारा इन किनारों पे लाया गया था, इन शोर्स पे, यानी कि यूरोप के देशों के किनारों पे यूरोप मुझे लाया गया था मेरे भाई के द्वारा। 17 साल का था मैं जब। It will be difficult for you to realize what visions we had in the East in those days of this great continent of Europe. ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा समझ पाना। वो लोगों से बोल रहा है कि आपके लिए बहुत मुश्किल होगा समझ पाना कि उस समय में हमारे कॉन्टिनेंट मतलब एशिया में यूरोप के प्रति मतलब किस तरह की भावनाएं थी। मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी माना जाता था यूरोप को उस वक्त भी, मतलब कि वो तो भाई इतना डेवलप्ड इलाका है, बहुत ही डेवलप्ड कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है ना, उस तरह से ईस्ट में बातें होती थी यूरोप की। दो आई वॉज यंग, मैं उस वक्त जवान था, दो माई नॉलेज ऑफ इंग्लिश वॉज वेरी इनसफिशिएंट, और मेरी नॉलेज भी अंग्रेजी की बहुत मतलब अपर्याप्त थी। येट आई हैड हर्ड ऑफ ग्रेट पोइट्स एंड हीरोज, पर मैंने फिर भी इंग्लिश के बहुत महान जो पोइट्स थे उनके बारे में सुना था, यहाँ के हीरोज के बारे में सुना था जो पास्ट में रह चुके हैं। ऑफ द आइडियल यूरोप ऑफ लिटरेचर, यहाँ की जो यूरोप की जो लिटरेचर है उसको मैंने समझा था थोड़ा बहुत, जितना समझ सकता था मैं पढ़ा भी मैंने उसको। सो फुल ऑफ लव ऑफ फ्रीडम एंड ह्यूमैनिटी, तो मैंने देखा कि वो फ्रीडम और ह्यूमैनिटी, मानवता और आज़ादी इससे भरीपूर्ण है, मतलब भरे हुए हैं, परिपूर्ण है। यहाँ के जो लोग हैं वो मानवता से और आज़ादी से परिपूर्ण है, वो भरे हुए हैं बिल्कुल। तो मुझे एक चीज़ पता चली, यहाँ की जो लिटरेचर पढ़ी मैंने, ऑल्दो मेरी लैंग्वेज इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी उस टाइम पे, परंतु फिर भी कहने का मतलब है मैंने जितने मेरे में नॉलेज थी मैंने उसको ट्राई किया यहाँ की लिटरेचर को पढ़ने का, और मुझे पता चला कि कितने महान राइटर्स और यहाँ पे हीरोज हुए हैं, और यहाँ किस तरह से समाज में फ्रीडम की भावना है, किस तरह समाज में ह्यूमैनिटी, मानवता की भावना है। ये मुझे उस वक्त 1878 में पता चला। इटली वॉज माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू यूरोप, इटली क्या थी, इटली मेरा पहला इंट्रोडक्शन था यूरोप, मतलब यूरोप में सबसे पहले मैं इटली में आया था एक्चुअली।
इन दोज डेज द स्ट्रीमर्स स्टॉप्ड एट ब्रिंदिसी। उन दिनों मतलब स्ट्रीमर्स क्या थे, मतलब जहाज नावें वगैरह जो आती थी वो पहले ब्रिंदिसी में रुकते थे, जगह है। एंड आई स्टिल रिमेंबर, और मुझे आज भी याद है, व्हेन वी रीच द पोर्ट, जब हम बंदरगाह पे पहुंचे, इट वाज मिडनाइट अंडर फुल मून। तो क्या था, आधी रात हो रही थी, पूर्णिमा की रात थी और आधी रात हो रही थी। आई केम रशिंग अपॉन डेक फ्रॉम माई बेड एंड शैल नेवर फॉरगेट दैट मार्वलस सीन। और मैं रात में जगा और नाव में बाहर डेक पर आया। बड़ी जो जहाज होता है उसमें अंदर रूम्स होते हैं, लोग वहाँ सो रहे होते हैं, और फिर बाहर डेक, ओपन जगह, जहाज के ऊपर ओपन जगह होती है। टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना बहुत बार, वो पोज भी तो दिया है ना वो डेक ही है, जो टाइटैनिक का जो पोज है वो डेक पर दिया है, मतलब जहाँ ओपन स्पेस होती है वहाँ लोग आते हैं खुले में जहाज के ऊपर। तो वो बता रहा है कि मैं रात में जगा और डेक पर आया तो मैंने जो नज़ारा देखा, आई केम रशिंग अपॉन द डेक, मेरे डेक पर आया, मेरी बेड, फ्रॉम माई बेड, अपने बेड में से जगकर मतलब उठकर आया, एंड शैल नेवर फॉरगेट दैट मार्वलस सीन, और मैं उस सीन को कभी भूल नहीं सकता। एनवेलप्ड इन द साइलेंट मिस्ट्री ऑफ मूनलाइट, की जो चंद्रमा की जो रहस्यमयी रोशनी के अंदर जो लिपटा हुआ वो सीन था, यानी कि चंद्रमा की रोशनी में उसने जो नज़ारा देखा ओपन एनवायरनमेंट का, वो उस एनवायरनमेंट को कभी भूल नहीं सकता। साइट ऑफ यूरोप असली, यानी कि सोता हुआ यूरोप, मतलब एक तरह से उसका जो नज़ारा था ना वो बिल्कुल, मैं मंत्रमुग्ध हो गया उसको देख के उस रात में। लाइक ए मेडन ड्रीमिंग ऑफ ब्यूटी एंड पीस। तो बोला था ऐसा था जैसे कि एक कुंवारी लड़की है जो सुंदरता और शांति दोनों की कामना कर रही है, यानी ये इस तरह का नज़ारा दिखाई दिया मुझे कि एक सुंदर युवती दिखाई दे रही है, मतलब वो जो पूरा नज़ारा एक सुंदर युवती के समान था, और सुंदर युवती क्या कर रही है, वो शांति की कामना कर रही है। वो किसकी कामना कर रही है, वो कामना कर रही है सुंदरता की। तो इट वॉज फॉर्चुनेट फॉर मी दैट ब्रिंदिसी वॉज ए स्मॉल टाउन, ये मेरे लिए बहुत ही फॉर्चुनेट यानी कि सौभाग्य की बात है कि ब्रिंदिसी एक छोटा सा टाउन था, अ क्वाइट प्लेस, एक बहुत शांत इलाका, नॉट सो एग्रेसिवली डिफरेंट फ्रॉम द सीन्स टू विच आई हैड बीन अकस्टम्ड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। और यह मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अलग नहीं था, मैं बचपन से जिन नज़ारों को देखते आया हूँ कुछ कुछ वैसे ही था, मतलब छोटा टाउन, मैं भी छोटे टाउन में पला बड़ा हूँ, तो उन्हीं टाउन जैसा था ये, जो मैं अपने बचपन से इस नज़ारा देखते आया हूँ। आई फेल्ट श्योर दैट इट्स हार्ट वॉज ओपन टू मी टू वेलकम द बॉय पोइट, और मैं काफ़ी श्योर था कि इस इलाके का जो दिल है वो मेरे लिए ओपन है, यानी वो मेरा स्वागत कर रहा है। इस बॉय पोइट, इस छोटे से बच्चा जो ये पोइट है, यानी खुद के लिए बोल रहा है, उसका स्वागत करने के लिए तैयार था वो इलाका। Who though young was even in those days a dreamer। तो बता रहा है कि मैं उन दिनों में जवान था, यंग था, पर स्टिल मैं एक ड्रीमर था, स्टिल मैं सपने देखा करता था। सपने मतलब फ्यूचर के सपने, समाज के सपने, शांति के सपने, सुंदरता के सपने, सच के सपने। I was greatly elated as I left the steamer to pass the night in what I suppose in those days of progress would be termed a third-rate hotel having no electric light or other conveniences। देखो फिर बोल रहा है कि फिर मैं क्या हुआ, बहुत खुश हुआ। आई वॉज ग्रेटली एलिटेड, में बहुत ज़्यादा प्रसन्न था। एज आई लेफ्ट द स्टीमर, जैसे ही मैंने स्टीमर यानी नाव को छोड़ा, नाव से उतर गया, टू पास द नाइट इन द वॉट, रात गुजारने के लिए। उन दिनों में कहाँ गया मैं, एक थर्ड क्लास होटल में गया जिसमें लाइट वगैरह या फिर कुछ सुविधाएं नहीं थी। आई फेल्ट दैट आई वॉज इन द आर्म्स ऑफ दिस ग्रेट मदर यूरोप एंड माई हार्ट सीम टू फील द वार्मथ ऑफ हर ब्रेस्ट। और मुझे ऐसा महसूस हुआ, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ दैट आई वाज इन द आर्म्स ऑफ दिस ग्रेट मदर यूरोप, कि मैं इस मदर यूरोप को मदर की तरह ट्रीट कर रहा है वो, जैसा मदर इंडिया बोलते हैं ना वैसे, इस मदर यूरोप की मैं बाहों में सो रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ। एंड माई हार्ट सीम टू फील द वार्मथ ऑफ हर ब्रेस्ट, और मुझे इस मदर अर्थ मतलब इस मदर यूरोप की जो ब्रेस्ट है, छाती है, मुझे उसकी वार्म, उसकी गर्माहट फील हो रही है। मतलब ऐसा बोल रहा है कि मुझे ऐसा लगा था जैसे मदर यूरोप ने मुझे अपनी आलिंगन में, मतलब मुझे बाहों में भर लिया है, एक तरह से उस तरह से वो फील कर रहा है। द नेक्स्ट डे आई वोक एंड माई ब्रदर विद माई ब्रदर एंड एन इंडियन फ्रेंड। अगले दिन मैं जगा अपने भाई के साथ में, और एक इंडियन फ्रेंड था उसके साथ में। वेंडेड इनटू एन ऑर्चार्ड, एक पास में गया, मतलब अगले दिन मैं जगा और मैं कहाँ गया, अपने भाई और एक इंडियन फ्रेंड के साथ में एक ऑर्चार्ड यानी कि एक बगीचे में गया, क्लोज बाय अ गार्डन ऑफ पैराडाइज। आप कह सकते हैं ये बहुत सुंदर गार्डन था, जैसे कि स्वर्ग का गार्डन हो। विच थ्रेटेंड नो पनिशमेंट अगेंस्ट ट्रेसपासर्स, जिसमें कोई घुस जाए तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं थी, तो हम भी उसमें घुस गए। आहा, व्हाट डिलाइट आई हैड दैट मॉर्निंग, द लिम्पिड सनलाइट इन द हॉस्पिटैलिटी ऑफ लीफ एंड फ्रूट एंड फ्लावर। तो बताते हैं कि वाह क्या नज़ारा था, व्हाट डिलाइट आई हैड दैट मॉर्निंग, कि मुझे उस सुबह क्या मतलब आनंद मिला। इन द लिम्पिड सनलाइट, उस चमकती हुई सनलाइट में मुझे कि सूरज की रोशनी चमक रही थी। एंड द हॉस्पिटैलिटी ऑफ लीफ फ्रूट एंड फ्लावर, और पूरे गार्डन में पत्तियाँ फल फ्रूट मुझे नजर आ रहे थे, तो सबको देख के मुझे बहुत आनंद मिला। देर वॉज एन इटालियन गर्ल देर, वहाँ पर एक इटालियन लड़की भी थी, इटली की लड़की भी थी। हु रिमाइंडेड मी ऑफ आवर इंडियन मेडन्स, और उसे देख के मुझे जो हमारी यहाँ पर कुमारी लड़कियाँ होती हैं उनकी याद आ गई, इंडियन मेडन्स की याद आ गई उस लड़की को देख के। विद आइज डार्क लाइक बीज, उसकी आंखें मधुमक्खी की तरह काली थी। विच हैव द पावर टू एक्सप्लोर द हनी सीक्रेट सेल्स ऑफ लव इन द लोटस ऑफ आवर हार्ट्स।
तो देखो एक तरह से मतलब उस लड़की को एक मधुमक्खी की तरह से बता रहे हैं। तो पहले तो उसकी आंखें हो गई काली मधुमक्खी की तरह ना, और जिस तरह से मधुमक्खी छत्ते में से मतलब शहद निकाल लेती है, शहद पैदा कर देती है, उस तरह से इस लड़की ने मतलब विच हैव द पावर टू एक्सप्लोर द सीक्रेट हनी सेल्स ऑफ लव इन द लोटस ऑफ हर हार्ट। तो इस लड़की में क्या शक्ति थी, इसमें वो शक्ति थी कि वो हमारे दिल रूपी लोटस की मदद से क्या करे, वो हमारे अंदर से प्यार भरा शहद निकाल ले। कहने का मतलब इस तरीके की इमेज बनाई गई है कि विच हैव द पावर टू एक्सप्लोर द सीक्रेट हनी सेल्स ऑफ लव, कि प्यार की जो सीक्रेट हनी सेल्स यानी छुपे हुए जो हनी के जो सेल्स होते हैं, जैसे छत्ते में होते हैं छोटे छोटे सेल, उनको बोलते हैं। तो ऐसे हनी सेल्स को वो ढूंढ निकाले इन द लोटस ऑफ आवर हार्ट, हमारे दिल रूपी कह सकते हैं लोटस के फूल के अंदर से वो हनी निकाल सकती है। ऐसी थी, मतलब उसको देख के एक तरह से प्रेम की भावना जागृत हो रही है। कहने का मतलब सीधी भाषा में ये है। एंड शी वॉज सिंपल गर्ल, वो बहुत सिंपल गर्ल थी, विद कलर्ड करचीफ्स अराउंड हर हेड। और कलर्ड करचीफ का मतलब है कि उसके रुमाल, रंग बिरंगा रुमाल उसकी सर की चारों तरफ बंधा हुआ था। एंड ए कॉम्प्लेक्शन नॉट टू वाइट, और वो शक्ल से इतनी गोरी भी नहीं थी। इस बात पे वो बोलते भी कि आई विश टू बी फॉरगिवन, कि मैं माफी चाहता हूँ व्हेन आई से दैट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ वाइटनेस इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ डेजर्ट नॉट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ लाइफ। कि जब मैं बोलता हूँ कि वाइटनेस का कॉम्प्लेक्शन यानी अगर किसी के सफेदी, किसी का चेहरा सफेद है, वाइट है, तो वो उसे डेजर्ट का कॉम्प्लेक्शन मानते हैं। यानी कि एक तरह से डेजर्ट का मतलब यहाँ पर है बैरननेस, यानी कि बंजरता का कॉम्प्लेक्शन, ना कि लाइफ, ना कि जिंदा दिल का कॉम्प्लेक्शन। कहने का मतलब है कि मैं आई विश टू बी फॉरगिवन, मैं माफी चाहता हूँ, व्हेन आई से दैट कॉम्प्लेक्शन ऑफ वाइटनेस इज द कॉम्प्लेक्शन ऑफ डेजर्ट, कि जब मैंने ये कहा कि वाइटनेस, गोरेपन का मतलब बंजरता से है, ना कि जिंदगी से। बट ऐसा नहीं है, मतलब वो माफी चाहता है। कहने का मतलब एक कहावत निकाल रखी है, इसको एक तरह से कहावत निकाल रखी है, उसके रूप में बता रहे हैं कि गोरेपन का मतलब मेरा बंजरता से नहीं है, मैं गोरेपन को भी उतना सम्मान करता हूँ जितना दूसरे रंग को। कहने का मतलब ये है। तो वो आगे बोलते हैं कि हर्स वाज लाइक दैट ऑफ अ बंच ऑफ ग्रेप्स कैरेस्ड बाय द वार्म किसेस ऑफ द सन। तो उसका जो लुक है, उस लड़की का चेहरा है, वो कैसा लग रहा है, बंच ऑफ ग्रेप्स कैरेस्ड बाय द वार्म किसेस ऑफ द सन। जैसे कि जो अंगूर होते हैं, अंगूर का कोई गुच्छा हो, कुछ गुच्छे हों जिनको सूरज की गर्मी में एक तरह से तपा के पकाया हो, एक तरह से उस तरह से मतलब ग्रो किया हो, पकाया हो, ये उस तरह से मतलब सूरज की गर्मी में जिस तरह से कोई फल अंगूर पकता है उस तरह से है लड़की। मतलब उस तरह से परिपक्व है, शी इज मेच्योर्ड, शी इज एडल्ट एंड शी इज ब्यूटीफुल। द सन विच हैड मॉड्यूलेटेड द ब्यूटी ऑफ हर फेस गिविंग इट ए टेंडर लुक। तो सन ने एक तरह से इसके चेहरे की सुंदरता को निखार दिया है और उसको एक बहुत अच्छी सुंदरता दी है। आई नीड नॉट ड्वेल एट लेंथ अपॉन द फीलिंग्स एक्सपीरियंस। अब मुझे और अपनी फीलिंग्स पर नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा बोल रहा है कि आई नीड नॉट ड्वेल एट लेंथ अपॉन द फीलिंग्स एक्सपीरियंस, कि मुझे अपनी उस समय मैंने क्या फील किया उस लड़की के बारे में, उस एनवायरनमेंट के बारे में, मुझे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जवान दिल था, कुछ भी फील कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है। इट इज़ इनफ टू से दैट आई वॉज ऑफ द इम्प्रेशनेबल एज ऑफ 17। खुद ही बोल रहे हैं कि मैं उस वक्त वही जवान था, 17 साल का था। इम्प्रेशनेबल एज थी, मतलब ऐसी उम्र थी इसमें इंसान बहक जाता है, बच्चे बहक जाते हैं, तो मैं उसी एज का था। तो ये कहना पर्याप्त होगा, इसलिए मैं ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर नहीं जाऊँगा कि मैंने उस वक्त क्या क्या महसूस किया उसको देख के। आई फेल्ट दैट आई हैड कम टू ए लैंड ऑफ ब्यूटी। मुझे बस महसूस हुआ कि मैं एक सुंदरता से भरी ज़मीन पर आया हूँ, ऑफ रिपोज एंड जॉय, ऐसी ज़मीन जहाँ पर शांति है, जहाँ पर आनंद है। विच इवन एट दैट टाइम इंस्पायर्ड माई एंड विद द आइडिया दैट वन डे आई शुड क्लेम इट्स वेलकम फॉर मी। और उस समय मतलब आई वॉज इंस्पायर्ड, एक्चुअली मैं क्या था, इंस्पायर्ड हो गया था, मेरा दिमाग इंस्पायर्ड हो गया था कि किसी टाइम पे ये ज़मीन मेरा कभी स्वागत करेगी, मतलब दिस लैंड विल वेलकम मी इन फ्यूचर, कि कभी ये ज़मीन भी मुझे दोबारा बुलाएगी, मेरा स्वागत करेगी। ऐसा मेरा ख्याल आया था उस वक्त मेरे माइंड में, मतलब मैंने सिर्फ ख्याल आया था, पता नहीं था कि रियल में आज मुझे बुला लिया जाएगा, मैं आपके सामने हूँ। कहने का मतलब है विद मी इट वॉज अ केस ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, बट फॉर माई कंपेनियंस इट वॉज but a fleeting moment, so that I was not free to stay but had to continue the journey with my brother who wanted me to hasten to my lessons in English। देखो अब मेरे लिए तो ये लव एट फर्स्ट साइट था, मतलब यूरोप जो था एक तरह से लव एट फर्स्ट साइट था कि पहली बार इतनी सुंदर जगह देखी थी तो पहली बार देखने में प्यार हो गया। बट फॉर माई कंपेनियंस, पर मेरे साथियों के लिए ये एक फ्लिंग मोमेंट था कि ठीक है यार, नज़ारा था, देख लिया ना, बात खत्म है, चलो आगे चलते हैं। सो दैट आई वॉज नॉट फ्री टू स्टे, तो मैं मतलब खुद फ्री ना था, मैं तो रुकना चाहता था यहाँ पे, परंतु मैं रुक नहीं सकता था, मैं फ्री नहीं था, मेरे पे रुकावटें थी। मेरा भाई था, वो मुझे लेके आया था पढ़ने के लिए, तो घर वाले में पढ़ता नहीं था, बोल रहा मैं कमजोर, मतलब मैं सीरियस नहीं था एजुकेशन को लेके, तो इसलिए
मेरे घर वालों ने मुझे इंग्लैंड भेजा, तू अंग्रेजी पढ़ने जा, अंग्रेजी की बहुत सम्मान होता है भाई, सोसाइटी में अंग्रेजी का बहुत सम्मान था उस टाइम पे, तो इसलिए बोल रहा है कि मुझे पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। मेरा भाई साथ में आया हुआ था, तो इसलिए मैं फ्री नहीं था अपनी मर्जी, मैं मन मर्जी की कुछ कर नहीं सकता था, मेरे ऊपर कंट्रोल था मेरे भाई का और मेरे साथियों का। तो बता रहे हैं कि मेरे लिए वो बोलते हैं फ्लीइंग मोमेंट, ऐसे नज़ारे आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई नहीं है। इसलिए अब मुझे अपनी जर्नी जो मेरी यात्रा थी, बट आई हैड टू कंटिन्यू द जर्नी विद माय ब्रदर, मुझे मेरे भाई के साथ में अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी थी। हु वांटेड मी टू हेस्टन टू माय लेसन्स इन इंग्लिश, जो चाहता था कि मैं अपने इंग्लिश के लेसन्स को कंप्लीट करूं, मतलब अपनी एजुकेशन पे ध्यान दूं। बीइंग ए ट्रांट बाय नेचर, अब क्योंकि मैं तो ट्रांट था नेचर से, ट्रांट मतलब ऐसा इंसान जो अपनी ड्यूटी से भागता है। जैसे एजुकेशन, आपका ड्यूटी क्या है, पढ़ना, आप कॉलेज जाओगे, आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, परंतु अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं करते हो, बंक करते हो, भाग जाते हो, आप ट्रांट हो। जो क्लास बंक करने वाले ट्रांट कहलाते हैं, समझ गए ना, याद रहेगा शब्द आपको कि हम ट्रांट है, तुम ट्रांट हो। कोई जॉब पे नहीं जाता, घर बैठा रहता है, वो ट्रांट है। तो बीइंग ए ट्रांट बाय नेचर आई हैड ऑलवेज रिफ्यूज टू अटेंड माय क्लासेस, तो मैं स्वभाव से ट्रांट था, तो मैं हमेशा अपनी क्लासेस मतलब ज्वाइन ही नहीं करता था, भाग जाता था। एंड दस हैविंग बिकम ए प्रॉब्लम टू माय एल्डर्स, और इस वजह से मेरे बड़ों के लिए मैं समस्या हो गया था कि ये लड़का तो नालायक है, ये तो क्लास जाता नहीं, तो पढ़ता ही नहीं है, तो मतलब मैं मेरे घर वालों के लिए एक तरह से प्रॉब्लम बन गया था। तो हुआ क्या फिर, घर वालों ने क्या किया, दे हैड डिसाइडेड टू सेंड मी टू इंग्लैंड, तो उन्होंने मुझे निश्चय किया कि भाई इसको इंग्लैंड भेजो, इसको यहाँ मत रखो, यहाँ तो ये इधर उधर भटक जाएगा, इसको इंग्लैंड भेजो, टू लर्न अंडर कंपल्शन द लैंग्वेज विच, इसको वो भाषा सीखनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू द नोशन वुड गिव मी द स्टैम्प ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी, इसको वो भाषा सीखनी पड़ेगी जो उनके धारणा, अकॉर्डिंग टू द नोशन, उनकी धारणा के अनुसार वो भाषा मुझे क्या देगी, वुड गिव मी द स्टैम्प ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी, मुझे सम्मान का ठप्पा देगी, यानी कि अगर मुझे अंग्रेजी आती है तो समाज में मेरा सम्मान होगा। इसलिए मुझे उस भाषा को सीखने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड इज ए ग्रेट कंट्री, इंग्लैंड एक बहुत महान देश है। एंड आई पे माई होमेज टू द ग्रेटनेस ऑफ आवर पीपल, और मैं वहाँ के लोगों की तरफ अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ, होमेज देता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। बट आई मस्ट बी एक्सक्यूज इफ आई डिड नॉट अप्रिशिएट इट एट द मोमेंट, परंतु मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मतलब मैं माफ़ी चाहता हूँ मैं कि इफ़ आई डिड नॉट अप्रिशिएट, मैं उस 17 साल की उम्र में अगर मैंने यहाँ की सुंदरता को अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब उस मोमेंट को मैंने अप्रिशिएट नहीं किया, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस वक्त 17 साल का था, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर, तो उसके लिए माफ़ी मांग रहा है कि आई मस्ट बी एक्सक्यूज, मुझे माफ़ कर दिया जाना चाहिए कि मैंने उस वक्त इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया कि इंग्लैंड कितना महान देश है, यहाँ के लोग कितने महान हैं। फॉर एन इंडियन बॉय सच एज आई वाज, क्योंकि इंडियन बॉय के रूप में बस मैं ऐसा ही था, मतलब एक तो भावना वो भी थी कि इंग्लैंड है, ठीक है, कोई नहीं, उसे नॉलेज भी नहीं थी, ऊपर से हमारे ऊपर राज कर रखा है, तो एक भावना भी थी कि ये तो वैसा है, एक्सप्लॉइट करने वाला देश है। फॉर एन इंडियन बॉय सच एज आई वाज लेफ्ट देयर अलोन इन द डेप्थ ऑफ द विंटर, तो क्या था कि मैं एक भारतीय लड़का जिसके प्रति मतलब इसने इंग्लैंड के प्रति उसकी कोई खास भावना नहीं थी उस वक्त, लेफ्ट देयर अलोन इन द डेप्थ ऑफ द विंटर, उसको वहाँ पर, और ऊपर से उसको वहाँ छोड़ दिया गया, उस लड़के को वहाँ पे छोड़ दिया गया, यानी मेरे को वहाँ छोड़ दिया गया, कहाँ पे, सर्दियों के दिनों में, व्हेन द बर्ड्स वर साइलेंट, जब चिड़ियाएं भी शांत बैठी हुई हैं, एंड द सन वाज मिजरली विद इट्स गिफ्ट, और सन है वो भी अपने गिफ्ट नहीं दे रहा है। सन का गिफ्ट क्या है, रोशनी, यानी कि क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादातर सर्दियाँ रहती हैं, तो सर्दियों के दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऊपर से सन भी अपनी रोशनी नहीं दे रहा है, क्योंकि गर्माहट नहीं दे रहा है, क्योंकि सन की रोशनी पड़ती नहीं, वहाँ सर्दियाँ में अपने कहाँ पड़ती है, बहुत कम निकलती है रोशनी, है ना। तो वही चीज़ बता रहा है कि ऊपर से एक इंडियन बॉय, उस इंडियन बॉय को सर्दियों में पटक दिया यहाँ पे इंग्लैंड में लाके, जहाँ पे ना तो चिड़ियाँ चहचहाती हैं, कोई वातावरण, मतलब चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही मुझे, ऊपर से रोशनी भी नहीं निकल रही सूरज की। द कंट्री सीम्ड एन एवरी साइड लाइक विजिबल स्पिरिट ऑफ रूड रिफ्यूजल, और मुझे तो ये देश ही पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था जैसे कि लाइक विजिबल स्पिरिट ऑफ रूड रिफ्यूजल, कि साफ साफ नजर आ रहा है कि यह मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है। वो ऐसे उसका मानना था, इसलिए तो पहले ही माफ़ी मांग ली उसने कि मैं माफ़ी चाहता हूँ इंग्लैंड से, मैं उस वक्त इस देश की महानता को नहीं समझ पाया। मतलब मुझे तो यहाँ का वातावरण ऐसा लगा कि मतलब मैं सुंदरता को भी नहीं समझ पाया यहाँ के वातावरण को, कि मुझे लगा कि क्या सर्दी सर्दी है, कहाँ लाके पटक दिया, ऊपर से ना तो कोई वातावरण में चिड़ियाओं की चहचहाट है, ना यहाँ पे कोई सूरज की रोशनी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरा एनवायरनमेंट ही मुझे रिफ्यूज़ कर रहा है, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। आई वॉज होम सिक, और मैं होम सिक होने लगा, मुझे घर की याद आने लगी, एंड एक्सट्रीमली शाय, और मैं बहुत शर्मिंदा भी था, मतलब शाय मतलब बहुत शर्मिला स्वभाव का भी था। आई वॉज फ्राइटेंड एट द सोम्बरली ड्रेस पीपल हु स्टेड एट मी, और मैं एक्चुअली उन लोगों से डरता था, वो जो सोम्बरली ड्रेस पीपल मतलब गंभीर कपड़े पहने हुए लोगों जब मुझे देखते थे, गंभीर कपड़े पहने हुए लोग मुझे देखते थे तो मैं डरता था। एक्चुअली सोम्बरली ड्रेस पीपल का मतलब आप ऐसा समझो कि वहाँ ज़्यादातर सर्दी रहती थी। अब सर्दी में आप कैसी ड्रेस पहनोगे, स्वेटर्स या जैकेट्स या फर वाले जैकेट्स, वो जो रुई टाइप के जो फर पंख से वैसे लगे होते हैं ना, जैसे भेड़ के बाल होते हैं वैसे जैकेट,
तो मतलब वैसे कपड़े दिखने में, क्योंकि उनमें चमक धमक नहीं होती, उन कपड़ों में कोई कलर नहीं, कलर कॉम्बिनेशन नहीं होते डिफरेंट डिफरेंट, नॉर्मली एक जैसे कलर ही आते हैं। गर्मियों में आप रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, स्प्रिंग पतझड़ में आप मतलब उस टाइम पे सर्दी नहीं होती तो आप अलग अलग तरह के ट्राई कर, टी शर्ट पहनोगे, शर्ट पहनोगे, कलर फंकी कपड़े पहनोगे, बीच पे जाओगे, फलाना ढिकाना सब काम करोगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप रंग बिरंगे कपड़े पहन रहे हो। परंतु ये तो सर्दियों में कैसे कपड़े पहन रहे हैं, वहां के लोग कपड़े कैसे हैं, सोम्बरली ड्रेस्ड, ऐसा लगा दुख भरे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बिल्कुल गंभीरता वाले कपड़े। तो वो जब मुझे देखते मैं डर जाता हूँ उनको देख के कि यार क्या लोग हैं, मतलब मुझे उनको देख के भी अच्छा नहीं फील नहीं होता, मुझे डर लगता था उनको देख के। फ्रॉम माई लॉजिंग house facing Regent's Park, I would gaze with a feeling of bewilderment at its monotony of leaflessness through the mist, the frogs and the drizzling. तो बोल रहा था जब मेरा लॉजिंग हाउस था जहाँ मैं ठहरा हुआ था, फेसिंग रीजेंट पार्क, उसके सामने ही रीजेंट पार्क भी था, जिस रूम में मैं ठहरा हुआ था घर पे जहाँ रहता था मैं, उसके सामने रीजेंट पार्क था। तो मैं आई वुड गेज, मैं अक्सर घूरा करता था विद फीलिंग ऑफ bewilderment, और मेरे अंदर कैसी फीलिंग होती थी, कंफ्यूजन की फीलिंग, bewilderment मतलब कंफ्यूजन, मेरे अंदर कंफ्यूजन भरा हुआ था। एट इट्स मोनोटोनी ऑफ लीफलेसनेस थ्रू द मिस्ट्स, कि यार क्या बोरियत वाली जगह है, मोनोटोनी क्या बोरिंग जगह है, लीफलेसनेस पत्तियां ही नहीं है तो पेड़ों पर, धुंध छाई हुई है, फॉग, मिस्ट, ड्रिजलिंग, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऊपर से फॉग, धुंध है, मिस्ट मतलब धुंध है, कोहरा है, फॉग यानी कोहरा है, मिस्ट यानी धुंध है, मतलब धुंध है, कोहरा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऊपर से पेड़ों पे पत्तियां बनी है, सर्दियों के टाइम में ना पतझड़ हो जाता है, सब पत्तियां छट जाती है, हट जाती है पेड़ों से। बोले क्या वातावरण, क्या बोरिंग एनवायरमेंट है, तो मतलब ऐसा उसको लगा उसको देख के। इन ए वर्ड आई वाज यंग, मैं एक ही शब्द में कहूंगा, मैं उस वक्त जवान था, टू यंग टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ इंग्लैंड, कुछ ज्यादा ही जवान था कि इंग्लैंड की आत्मा के अंदर मैं घुस नहीं पाया, यहाँ की मैं आत्मा को समझ नहीं पाया, कहने का मतलब मैं यहाँ की एनवायरमेंट को समझ नहीं पाया एट दैट टाइम, उस समय पर। आई मियरली ग्लांस्ड एट द सरफेस ऑफ थिंग्स, मैं केवल चीजों को ऊपरी सतह के रूप में देखा, मतलब पहली नजर में देखा चीजों को, ऊपर ऊपर से समझा केवल। विद माई डिस्ट्रक्टेड हार्ट ऑलवेज यर्निंग फॉर इट्स ओन नेस्ट अक्रॉस द सी, क्योंकि मेरा दिल, माई डिस्ट्रक्टेड हार्ट, मेरा दिल तो भटका हुआ था, डिस्ट्रक्टेड था, उसका ध्यान तो कहीं और था। कहाँ था उसका ध्यान, ऑलवेज यर्निंग फॉर इट्स ओन नेस्ट अक्रॉस द सी, वो हमेशा से क्या इच्छा जता रहा था कि समुद्र के पार मेरा घर है, मेरा घोंसला है, मेरा देश है, मुझे वहां जाना है। तो मेरा दिल तो, मेरा दिमाग तो हमेशा वहीं लगा रहता था, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ की सुंदरता को सतही रूप से देखा, कभी उसे गंभीरता से जानने की कोशिश ही नहीं करी, वो कहना चाह रहा है। तो आफ्टर ए फ्यू मंथ्स स्टे, कुछ महीने का मैं जब कुछ महीने के लिए मैं यहाँ रुका, आई वेंट बैक होम टू इंडिया, फिर मैं चला गया अपने देश भारत। बट आई डेयर नॉट हेयर गिव ए रिसाइटल ऑफ माई आइडल डेज विच फॉलो टू दोज ऑफ यू who are young and for whom the example of a studiously strenuous life of usefulness would perhaps be more beneficial। अब वो बता रहे हैं कि अब मैं but I dare not here give my recital of my idle days, कि मैं अपने जो उन दिनों के जो बोरिंग बिना के मतलब के जो दिन थे, मैंने कुछ खास किया नहीं, ऐसे दिनों का मैं बखान नहीं करना चाहूंगा अब यहाँ पे, और मैंने आपको काफी सुना दिया उस बारे में, क्योंकि आप लोग हैं फॉलो, मतलब आप वैसे यंग, आप भी यंग लोग हैं, और ऐसे यंग लोग हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ स्टडीजली कुछ मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं, और वही आपके लिए बेनिफिशियल है। मतलब आप ऐसा कुछ सुनना पसंद करेंगे, मेहनती, आप मेहनती लोग हैं, यू आर स्टडीज पीपल हैं, मतलब आप मेहनती लोग हैं, आप लाइफ में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, कुछ फायदेमंद वाली चीज सुनना पसंद करेंगे, ना कि मेरी बोरियत भरी लाइफ या मैंने जो उस वक्त फालतू में टाइम वेस्ट किया उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए मैं उसको नहीं सुनाऊंगा। I avoided all kinds of educational training that could give me any sort of standardized culture। मैंने एक तरह से वो हर तरह की एजुकेशनल ट्रेनिंग को अवॉइड किया था, मैंने कोई एजुकेशनल ट्रेनिंग वैसी ले नहीं पाया जो कि मुझे कोई स्टैंडर्डाइज कल्चर, मतलब कोई कह सकते हैं सभ्यता का, समाज का कोई ज्ञान दे पाती, वैसा मैंने लिया नहीं। स्टैम्प्ड विद यूनिवर्सिटी डिग्री, या फिर कोई डिग्री मिल पाती मुझे यूनिवर्सिटी की, मैंने ऐसा कोई ज्ञान लिया नहीं। आई ड्रीम्ड, मैं सपने देखता था, रोट वर्सेज, कविताएं लिखा करता था, स्टोरीज, कहानियां लिखा करता था, एंड प्लेज और नाटक लिखता था, परंतु मैंने मतलब बोला कि मैंने एजुकेशन कोई खास प्राप्त नहीं करी, कोई यूनिवर्सिटी डिग्री मेरे नाम की है नहीं ऐसी, मतलब जिससे उस डिग्री के नाम पे मैं ऐसा बोल सकूं कि मैं एक सभ्य इंसान हूं, या मैंने कोई सभ्यता का कोई पाठ सीखा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सपने देखता था, अपने काम से काम मतलब रखता था, कविताएं लिखता था, कहानियां लिखता था, नाटक लिखता था। लिव्ड इन सोलिट्यूड ऑन द बैंक्स ऑफ गंगेज, यानी गंगा के किनारे पे एकांत में बैठा रहता था मैं तो। एंड हार्डली न्यू एनीथिंग ऑफ द मूवमेंट्स एंड काउंटर मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस इन द ग्रेट वर्ल्ड, और उस वक्त संसार में कौन से आंदोलन चल रहे हैं, कौन से काउंटर मूवमेंट चल रहे हैं, यानी कौन से मूवमेंट और काउंटर मूवमेंट चल रहे हैं संसार में, मुझे उसका कोई ज्ञान नहीं था उस वक्त दुनिया में क्या चल रहा था। While I was in the mid of my creative work, मैं अपने कह सकते हैं कि क्रिएटिव वर्क के बीच में, there came to me an inner message asking me to come out of my seclusion and seek life in the heart of the crowd। उस वक्त ही मैं अपने कामों में लगा हुआ, तभी मेरे अंदर अंतरात्मा के अंदर एक मैसेज आया कि भाई मुझे अपना ये जो एकांत वाला जीवन है, सिक्लूजन यानी एकांत वाला जो जीवन है, ये त्यागना चाहिए, एंड सीक लाइफ इन द हार्ट ऑफ क्राउड, और मुझे
भीड़ भाड़ में जाना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनको समझना चाहिए, जिंदगी को देखना चाहिए। आई न्यू नॉट वॉट आई कुड डू, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर सकता हूँ। आई हैड ए लव फॉर चिल्ड्रन, मुझे बच्चों से प्रेम था। सो दैट आई कॉल देम राउंड मी, तो मैंने उनको मेरे आसपास बुलाया। इन ऑर्डर टू रेस्क्यू देम फ्रॉम द डिसमल डंजियंस ऑफ द एजुकेशनल डिपार्टमेंट, और उनको बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए? डिसमल डंजियंस ऑफ द एजुकेशनल डिपार्टमेंट। देखो बच्चों, मतलब स्कूल कॉलेज की क्लासेस की कितनी बड़ी बेइज्जती है ये लाइन, डिसमल डंजियंस। डंजियंस तो भट्टी होती है, यानी कि बच्चे क्लास में क्लास रूपी भट्टी में जाके वहां पके, बोर हो। मैं उनको ऐसे एनवायरनमेंट से बचाना चाहता था, क्योंकि वो खुद भी कभी स्कूल कॉलेज जाना पसंद नहीं करता था। तो वो बोल रहा है कि मैं बच्चों को बचाना चाहता था वैसे एनवायरनमेंट से। तुम वैसे एनवायरनमेंट में नहीं सीखोगे, ऐसा करो मैं तुम्हें नया एनवायरनमेंट देता हूँ। देखो यहाँ बात आती है शांति निकेतन की, जहाँ शांति निकेतन के वातावरण, आश्रम रूपी एनवायरनमेंट था वहाँ। शांति निकेतन में आश्रम सिस्टम चलता था, प्राकृतिक सौंदर्यता के बीच में वो पढ़ाते थे बच्चों को। तो बोलते कि मैं बच्चों को वो उस क्लासरूम जैसे, मतलब उस भट्टी रूपी जगह वहाँ पे भेजना नहीं चाहता, इसलिए मैं उनको बचाने के लिए कहाँ लेके आया, इस प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह पे लेके आया, जहाँ मैं बच्चों को सिखाता हूँ। उस चीज की बोल रहा है अभी कि मैंने बच्चों को बचाया, मैंने मतलब मैं बच्चों से प्रेम करता था, तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को मेरे इर्द गिर्द लाता हूँ, मतलब मैं उनको पढ़ाने के लिए यहाँ लाऊं और उनको बचाऊं, उस वातावरण से बचाऊं, उस क्लासरूम के वातावरण से बचाऊं, एजुकेशनल डिपार्टमेंट के क्लासरूम के वातावरण से बचाऊं। एंड फाइंड फॉर देम दैट एटमॉस्फेयर, उनके लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करूं विच दे नीड मोस्ट, जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है, विच दे नीडेड मोस्ट, उस वातावरण की जिसकी बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं वैसा वातावरण लाऊं उनके लिए। आई चोज ए ब्यूटीफुल एंड सिक्रेटेड स्पॉट, मैंने एक सुंदर और एकांत वाली जगह ढूंढी। वेयर इन कोलैबोरेशन विद माय मदर अर्थ, जहां पर मैंने मदर नेचर, मतलब प्राकृतिक नेचर, यानी नेचर को मदर बोल रहे हो तो मदर नेचर की कोलैबोरेशन, उसकी मदद से मैंने मतलब क्या किया, एक सुंदर और एक एकांत वाली जगह ढूंढी। इट वॉज पॉसिबल टू ब्रिंग अप दीज बॉयज इन स्पिरिट ऑफ विजडम एंड लव, तो मैं अब इस एकांत वाली जगह पे इन बच्चों को क्या था, ज्ञान दे सकता था, प्रेम का ज्ञान, बुद्धिमत्ता का ज्ञान, ये सब ज्ञान उनको ऐसे वातावरण दे सकता था जो प्रकृति के बीचों बीच है। तो देखो बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे, कल मैं ट्राई करूंगा कि इसको कंप्लीट करा दूं, वैसे तो काफ़ी बड़ा है अभी तो अभी आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ। कल मैं इमीडिएटली दूसरा लेक्चर बनाऊंगा, उसको अपलोड करूंगा, तो साथ में हम जल्दी से ऐसे को कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, टिल देन गुड बाय।